Hello, dear learner. How are you? I hope that you are all well with your family. Student, as you know that today we are going to discuss about clauses. Clause is very important for all student in as student of a competitive exam level and TGT and PGT levels and all graduate and post graduation. Okay. So now we start in the name of Almighty. At firstly, you are most welcome to Master Saraswati Learning Point. And as you know, student, we are already start the grammatical series. And today we discuss about the clauses. Okay, now you know very well that student, what is the meaning of clause? What is the meaning of clause? CLAUSE, clause, na? Clause means student उपवाक्य। क्लास को क्या कहते हैं? क्लास को उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट क्लाउज जो है क्या होती? क्लाउज ऑलरेडी एक तो सब्जेक्ट इसमें होगा, यू नो वेरी वेल, एक सब्जेक्ट होगा, क्या होगा? सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। इसे हम क्या कहेंगे? क्लाउज कहेंगे। ठीक है, एज ए फुल मीनिंग देगा अपनी, क्या देगा? फुल मीनिंग। ठीक है, उसे कहेंगे हम क्या? क्लाउज। सेंटेंस एक सेंटेंस ही होगा। क्लाउज क्या है? क्लाउज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है क्लाउज, एंड इट हैज ए मीनिंगफुल है। क्या है? इट हैज ए मीनिंग इट्स। ठीक है, लेकिन हम ये कहते हैं कि एक सेंटेंस में दो से ज़्यादा क्लाउज भी हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक सेंटेंस में कितनी भी क्लाउजें हो सकती हैं। कितनी क्लाउज हो सकती है एक सेंटेंस? हमने कहा कि एक सेंटेंस में कितनी भी क्लाउजेज हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक एग्जाम्पल आपके सामने, फिर क्लाउज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे मेन में कम, जैसे हम लिखते हैं ना, मेन में कम, मेन में गो, मेन में कम, मेन में गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर। पोइट कहता है बट आई गो ऑन फॉर एवर, but I go on forever, but I go on forever because I do not want to halt, because I do not want halt। ये पोइट कह रहा है कि मेन में गो, मेन में कम आदमी आते हैं, एक क्लास तो ये होगी आपको। ठीक है, जितनी फाइनाइट वर्ब होंगी उतनी क्लाउज होंगी। मेन में गो एक क्लाउज ये होगी आपकी, एक फाइनाइट वर्ब होगी। बट आई गो वन, एक क्लाउज ये होगी आपकी। आई बट आई गो वन, बट आई गो ऑन, बट आई गो ऑन फॉर एवर बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू हाल्ट। अब ये क्लाउज ये होगी आपकी। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें कितनी फाइनाइट वर्ब है? इसमें 4 फाइनाइट वर्ब है, इसीलिए एक सेंटेंस में कितनी भी क्लाउज हो सकती है। एट फर्स्टली आपने जाना कि क्लाउज क्या होती है। क्लाउज एक सेंटेंस का एक उपवाक्य होता है, सेंटेंस का भाग है। एक सेंटेंस में कितनी भी क्लाउज भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है जितनी फाइनाइट वर्ब होंगी उतनी ही क्लोजें होती हैं। अब स्टूडेंट आप कहेंगे कि व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना रूप चेंज कर देती है। समझ में आ गया? यदि हमारा, जैसे हम कहते हैं ना, राम सिंह से सॉन्ग। ठीक है, ये सब्जेक्ट हमारा राम है, हमें पता है सिंगुलर नंबर वर्ब है ना, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर वर्ब आ गई। अब मैं कहता दे, ये इसने बदल दिया है, दे सिंग ए सॉन्ग, इसने अपना रूप चेंज कर दिया ना, सिंग्स था सिंग हो गया है। दूसरा यहाँ पर क्या होगा? ही संग ए सॉन्ग। देखिए, अब इसने जो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना रूप चेंज कर देती है। जैसे पहला वाक्य हमने लिखा राम सिंह से सॉन्ग, दूसरा वाक्य यहाँ लिखा हमने दे सिंग ए सॉन्ग, रूप चेंज कर देना उसने, सिंग्स अस नहीं लेता है ना वहाँ पर वो।
इसीलिए क्या होती है फाइनाइट वर्ब। ही संग ए सॉन्ग, आप पास्ट का सेंटेंस है, उसने गाना गाया। इसीलिए जैसे ही हमारा सब्जेक्ट चेंज होता है और हमारा क्या होता है वर्ब भी चेंज हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और नॉन फाइनाइट, आप कहेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं एग्जांपल से। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट की बात। ठीक है, अब फाइनाइट वर्ब आपको समझ में आ गया है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब सिंगुलर नंबर में होगी, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो वर्ब हमारी प्लूरल नंबर में होगी। सो दैट वहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, फाइनाइट वर्ब होगी। क्या होगी वहाँ पर, फाइनाइट वर्ब होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है ना, क्या होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, देखते हैं फिर अभी यहाँ पर हम इसको भी समझा देते हैं। पहले तो मैंने डिस्कस किया शायद आपको, नॉन फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती है मोस्टली स्टूडेंट। नॉन फाइनाइट वर्ब में ना सब्जेक्ट चेंज होता रहे, कुछ भी हो सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो नॉन वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, वे सेम एज इट इज रहते हैं, वो नहीं होते चेंज। ठीक है, जैसे फाइनाइट वर्ब में चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट चेंज होने पर वर्ब चेंज हो जाती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब में सब्जेक्ट चेंज होने पर भी वर्ब चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम इसमें क्या आता है स्टूडेंट, इसमें आते हैं आपके नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन कौन से आते हैं, 3 नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ना हमारी दान, इनको डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं फिर ये, एक तो होता है आपका पार्टिसिपल, एक होता है आपका जिरेंड, एक क्या होता है आपका इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, कितनी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी, 3 होती हैं, एक जिरेंड होता है, एक इन्फिनेटिव होता है, एक पार्टिसिपल होता है। अब स्टूडेंट पार्टिसिपल के भी 3 भाग हो जाते हैं फिर ना, इसके भी 3 पार्ट्स हो जाते हैं हमारे। क्या क्या होता है फिर, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। नहीं, हाँ, फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, कितने हो जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है स्टूडेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगता है। ठीक है, प्रेजेंट जैसे हम कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हम पार्टिसिपल भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट तीनों कंटिन्यूअस टेंस हमारे आईएनजी लेते हैं ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसको क्या कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में बात होती है। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल में क्या लगता है, V2 लगता है। ठीक है स्टूडेंट, और परफेक्ट में क्या लगता है, V3 लगता है, हैविंग प्लस V3। ठीक है, ये पास्ट पार्ट परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया पार्टिसिपल क्या होता है। और जिरेंड क्या होता है, जिरेंड भी क्या होता है, जिरेंड में भी V1 के अंत में क्या लगता है, आईएनजी लगता है। ठीक है, जिरेंड हो जाता है ये। दूसरा क्या, इन्फिनिटिव क्या लगता है, 2 + V1 लगता है। ठीक है, इन्फिनिटिव में। ठीक है, देखो, ही वांट्स टू गो, ही वांट्स टू गो, यहाँ पर क्या प्रेजेंट पार्ट, ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया ना। अब देखो ये तो चेंज हो जाएगा, दे वांट टू गो, कुछ भी लिख लो, वी वांट टू गो, दे ये दे, कुछ भी लिख लेंगे आप सेंटेंस में ना, तो ये अपना रूप चेंज नहीं करते, इसलिए क्या होते हैं ये नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। ये तो फाइनाइट वर्ब है, देखो ये चेंज इनने जो है चेंज कर दिया, सब्जेक्ट चेंज हुआ, लेकिन ये जो 2 + इन्फिनेटिव आया चेंज कभी नहीं होता है ये ना, ये बताना था आपको ना, कि जो है नॉन फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाता है लेकिन उनका रूप बदली नहीं होता है। तो टू गो भी तो यहाँ पर एक वर्ब की तरह काम करता है ना, लेकिन ये क्या है स्टूडेंट हमारा, ये तो फाइनाइट वर्ब है हमारी, और ये क्या हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, क्या है नॉन फाइनाइट, ये तीनों क्या हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ये क्या है फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, समझ गया, नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब में अंतर आ गया। ऐसे ही पार्टिसिपल में होता है ना, ऐसे ही जिरेंड में होता है ना, ऐसे ही पार्टिसिपल एंड जिरेंड में भी होता है कि वो अपना रूप चेंज नहीं करते हैं ना, और सब्जेक्ट चेंज हो जाने पर भी वो वैसी बनी रहती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, ये हो गया फिर आपको आपका क्लाउज का। ठीक है, अर्थात जिस सेंटेंस में जितनी फाइनाइट वर्ब होंगी उतनी ही क्लाउज भी होती है, ये आप जान लेना। ठीक है, क्या अब मैन में गो, मैन में कम, आई गो फॉर एवर बट आई डू नॉट वांट हार्ट, है ना, जैसे उसमें 4 फाइनाइट वर्ब थी हमारी ना, इसीलिए उसमें 4 क्लाउज होगी। कितनी क्लाउज होगी उसमें, 4 क्लाउजेज होगी स्टूडेंट। ठीक है, ये क्लाउज का मेन बेसिक स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको बताया स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल यू, एंड वी नाउ गोइंग टू अहिट, वी नाउ गोइंग टू फॉरवर्ड टाइप्स ऑफ क्लाउज। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लाउज, क्लाउज के पढ़ने के दौरान हमें क्या क्या एसेसरी चाहिए होती है वो मैंने आपसे डिस्कस किया। एक तो नॉन फाइनाइट वर्ब डिस्कस होता है, हमें मिलता है, और
और क्या मिलता है हमें, फाइनाइट वर्ब मिलता है, ठीक है। और एक वाक्य में कितनी क्लॉज भी हो सकती हैं, और जितनी फाइनाइट वर्ब होगी उतनी क्लॉज भी सेंटेंस में होंगी, ये आपने जान लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि क्लॉज, टाइप्स ऑफ क्लॉज कितनी होती है। मोस्टली स्टूडेंट क्लॉजेज 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लॉजेज। एक तो होती है स्टूडेंट क्या आपकी, एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा होता है स्टूडेंट आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक हो गया। तीसरा होता है स्टूडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो बच्चों को, छात्रों को देना ही होता है पेपर, तो उसमें ये काम आते हैं आपकी, ठीक है। ये सेंटेंस दे देते हैं वहाँ पर, ये सेंटेंस किस क्लॉज से बना हुआ है ऐसे दे देते हैं ना, तो आपको ज्ञान होगा तो आप वहाँ कोई नहीं, 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा। आपको 2-3 नंबर का आता है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी, 2 नंबर का आ जाता है, 3 नंबर का आ जाता है ना। तो ऐसी जो प्रिंसिपल क्लॉज है स्टूडेंट, प्रिंसिपल जो एक सिंपल सेंटेंस होता है ना, प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब ये है कि वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, किसी पर भी वो आधारित नहीं होता है वो क्लॉज ना, उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। अर्थात अपने अर्थ को पूरा करने के लिए उसको किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी दूसरे क्लॉज, सेंटेंस की या सिंस की आवश्यकता नहीं होती। उसे कहते हैं क्या? प्रिंसिपल क्लॉज। क्या कहते हैं उसे? प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपका प्रिंसिपल क्लॉज, आप समझ जाएंगे, ठीक है। He wants, he wants, he wants to sing a song. He wants to sing a song. वो क्या है? गाना गाना चाहता है, ठीक है। He wants to sing a song. अब to sing यहाँ पर क्या है, आपको बहुत sing में भी आएगा। यहाँ पर एक क्या है, क्या है, इन्फिनिटिव है, 2 + V1 है ना, ये इन्फिनिटिव लग गया यहाँ पर, ठीक है। तो wants पहले आ गया, तो ये क्या हमारा अपने आप में एक पूर्ण अर्थ है। क्या है? अपने आप में पूर्ण अर्थ है ना। इसीलिए क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है। इसको अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी भी अदर सिंस की आवश्यकता नहीं है। अर्थात ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं। इनको अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। ये क्या होता है हमारा, ये होते हैं हमारे प्रिंसिपल क्लॉज। समझ में आ गया प्रिंसिपल क्या होती है? प्रिंसिपल वो क्लॉज होती है जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी भी दूसरे सेंटेंस की आवश्यकता उसको नहीं होती। वो क्या होता है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होती है, ठीक है। क्या होता है वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो होगी प्रिंसिपल क्लॉज आपकी। दूसरा है आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या होती है? कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट, ये तो प्रधान वाक्य हो गया ना। ये तो होता है प्रधान। उपवाक्य का मतलब ये है, उपवाक्य मतलब ये है कि इसको किसी भी क्लॉज की, किसी भी सेंटेंस की आवश्यकता नहीं होती अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? कोऑर्डिनेट समान उपपदीय वाक्य होते हैं ना। क्या होते हैं स्टूडेंट? ये समान उपपदीय वाक्य होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें दो होती है ना, 2 क्लॉज होती, 2 प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। समान उपपदीय वाक्य मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज में 2 वाक्य होंगे हमारे। दोनों वाक्य कैसे होंगे हमारे? प्रिंसिपल क्लॉज के होंगे, बट वो क्या है कि इससे जुड़े होंगे, किसी कंजक्शन से जुड़े होंगे, ठीक है। इससे जुड़े होंगे स्टूडेंट, वो हमारे कंजक्शन से जुड़े होंगे। अब मैं वो कंजक्शंस कौन से हैं जो कोऑर्डिनेट क्लॉज में आते हैं ना, वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन में जो क्लॉज आएगी, इसका एक इसका ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। ये फैन लिख देना, BOYS। कितने कंजक्शन मिल जाएंगे आपको? फैन बॉय से लिखने से आपको क्या मिल जाएंगे? कोऑर्डिनेट कंजक्शन मिल जाएंगे। क्या लिखने से? फैन बॉय से लिखने से आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन ये तो है ही है, इसके अलावा भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं स्टूडेंट। एज वेल एज भी होता है। क्या होता है? एज वेल एज भी होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट? नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये तो पेयर लेता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है स्टूडेंट। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। और क्या होता है? बोथ, नीदर नॉर भी लेता है, NEITH, नीदर नॉर भी लेता है ना। पेयर में आता है ना, नीदर के साथ नॉर ही आता है, और बट के साथ बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो ही आता है, ठीक है। ये पेयर ऑफ कंजक्शन होते हैं ना। फिर क्या आता है? देयरफॉर भी आता है, यल्स भी आता है। क्या आता है? यल्स, यल्स भी आता है, ठीक है, इसके साथ कंजक्शन। अदरवाइज भी आता है, अदरवाइज, यल्स,
एज वेल एज, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये सब क्या है हमारे कंजक्शन है। किसके कंजक्शन है? कोऑर्डिनेट क्लॉज के कंजक्शन। ठीक है, अब इसको ब्रीफ कर देते हैं। एफ से क्या हो गया? फॉर हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट? फॉर हो गया। ए से क्या हो गया? एंड हो गया। एन से क्या हो गया? नॉर हो गया। बी से क्या हो गया? बट हो गया। ओ से क्या हो गया? और हो गया। वाई से क्या हो गया? यट हो गया। एस से क्या हो गया? सो हो गया। ये इतने कंजक्शन आपके क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। समझ में आ गया? कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? 8 से मिल जाते हैं आपको, फैन बॉय से इतने मिल जाते हैं, यानी कि 3 और 7 मिल जाते हैं आपको ना। 7 कंजक्शन फैन बॉय से मिल जाते हैं। बाकी स्टूडेंट एज वेल एज, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नीदर नॉर, और ऑल्सो क्या होता है? एल ऑल्सो भी होता है ना, ये ए है स्टूडेंट, क्या है ये? ऑल्सो है। ठीक है, ऑल्सो, अदरवाइज, ये सब क्या है? हमारे कोऑर्डिनेट क्लॉज के कोऑर्डिनेट क्लॉज है हमारे। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज जहाँ पर ये वाक्य आएंगे, ये वर्ड्स आएंगे, कनेक्टर के तौर पर ये वर्ड्स आएंगे, वहाँ पर क्या होगा? हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। जैसे हम लिखते हैं ना, राम went to Delhi, राम went to Delhi and come back, एंड कम बैक। दोनों वाक्य अपने आप में क्या है? पूर्ण है, लेकिन जुड़े किससे हैं? एंड से जुड़े हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सी क्लॉज है? हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? जहाँ पर इससे वाक्य जुड़ा होता है ना, ये कंजक्शन, इन कंजक्शन में, वहाँ पर हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। समझ में आ गया है? अब स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज का। किसका है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है डिपेंडेंट क्लॉज ही बोलते हैं इसको ना। डिपेंड रहता है इसमें। एक क्या होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज में? क्या रहती है सबऑर्डिनेट क्लॉज में? रहेगा आप, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज रहेगी, और ये प्रिंसिपल क्लॉज जो ये दूसरा क्या रहेगा आपका? सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के वाक्य जो कि अपूर्ण अर्थ देंगे, जो अपना पूर्ण अर्थ देंगे, वो रहेंगे यहाँ पर। लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज में क्या था? कोऑर्डिनेट क्लॉज में समानुपदी वाक्य था। दोनों सेंटेंस हमारे क्या रहते थे? समान रहते थे, कंप्लीट सेंस में मिलते थे, और उसके साथ कंजक्शन हमने जो बताए वो लगते थे। लेकिन जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, इसमें क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज में, प्रिंसिपल क्लॉज नहीं, ये अपना सबऑर्डिनेट क्लॉज में, इसमें एक वाक्य तो प्रिंसिपल क्लॉज का होता है, एक क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज की होती है, और बाकी क्लॉज इनकम्प्लीट सेंस में होती है। उसे कहते हैं हम क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार की होती है? सबऑर्डिनेट क्लॉज मोस्टली स्टूडेंट होती है आपकी 3 टाइप की। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। एक तो होती है नाउन क्लॉज, ठीक है, नाउन क्लॉज। दूसरी होती है स्टूडेंट आपकी एडजेक्टिव क्लॉज। तीसरी होती है आपकी एडवर्ब क्लॉज ना। ये होती क्लॉज। अब हम इस क्लॉज का डिस्कशन अगली वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो हमारा डिस्कशन है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, नाउन क्लॉज, adjective clause and adverb clause, and how we find sentence noun clause, how we find sentence adjective clause, how we find sentence in a adverb clause। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आते हैं, और इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बने रहिए वीडियो में। अगली वीडियो में हम जो है इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड शेयर दिस वीडियो इन अ फ्रेंड सर्कल। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।